रहीम कंट्रीमेट्स कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। एक नया दिन, एक नई बैठक। हमारे साथ आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेहमान है जिनके साथ मेरा जो रिलेशन है वो 2011 से है। और मैं उनकी एक्टिविटीज़ को, उनके नॉलेज को फॉलो भी करता हूँ। हालांकि वो मुझसे जूनियर हैं मगर नॉलेज में वो मुझसे काफ़ी आगे हैं। तो आज की जो ये बैठक है, इसका जो टॉपिक है वो रिसर्च पेपर और रिव्यू आर्टिकल क्या होता है और राइटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स क्या क्या होते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे पाकिस्तान में प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनको फर्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो लिखना नहीं आता। ठीक है, तो इसी सिलसिला में हमने अपनी बैठक में इनवाइट किया है डॉक्टर नज़ीर अहमद को, जो कि पीएचडी स्कॉलर भी हैं, होल्डर भी हैं, और रिसेंटली स्विट्ज़रलैंड में इन्होंने अपनी जो प्रेजेंटेशन है रिसर्च की वो दी है। तो मैं इनको इनवाइट करता हूँ। जी नज़ीर, कैमरा ऑन कर लें अब। और कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी, thank you, Amaraza. I am very happy to join your this live Patrick. I hope our today presentation session uh, will be helpful for the learners. But I am facing a little bit internet problem. I hope still we can यस, कोई enjoy बात today. नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। अच्छा नज़ीर, जो हमारा टॉपिक है उससे पहले आप अपना छोटा सा 1-2 मिनट का इंट्रोडक्शन बता दें। फिर उसके बाद हम आप आपसे प्रॉपर जो आज का टॉपिक है उसके बारे में जो है गुफ्तगू शुरू करेंगे। तो उर्दू में आप बताइएगा क्योंकि ज़्यादा हमारी जो ऑडियंस है वो उर्दू समझती है। शुक्रिया। Actually, I am prepared for English anyways, as you are requesting for Urdu, so definitely I have to follow. मेरा नाम डॉक्टर नज़ीर अहमद है और मैं फैसलाबाद जड़ावाला से बिलोंग करता हूँ, पाकिस्तान से। और रिसेंटली मैंने अपना पीएचडी जो है वो इंडोनेशिया से कंप्लीट किया है। तो अभी एट दिस मोमेंट मैं एक इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ एज अ प्रोडक्शन ऑफिसर। So hopefully, after getting my degree, I will join my institute as an assistant professor. इंशाल्लाह हम आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। लोग भी हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं। जो ज़िशान है वो आपको I'm I कह am रही so हैं। sorry. I am so sorry if I am using English. So just it because I am feeling comfortable speaking English instead of Urdu and Punjabi. यस, नो Walaikum प्रॉब्लम। assalam, Zishan Rizwan. यस। अच्छा ये बताएं नज़ीर के जब भी राइटिंग की बात आती है तो हमारी कौम के राइटिंग स्किल्स इतने अच्छे नहीं हैं। जब मैं चाइना में गया था मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, रीडिंग स्किल्स नहीं थे अच्छे, राइटिंग स्किल्स अच्छे नहीं थे। क्या आपको भी कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स इनिशियल डेज में फेस करने पड़े थे? क्योंकि पाकिस्तान में हमारी ट्रेनिंग इतनी अच्छी नहीं होती एकेडमिक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। यस, मुझे हुआ था मसला जब मैं एमफिल में था। मेरा साइन ऑप्शन जब मैंने लिखा सुपरवाइज़र को दिया, तो उसने मतलब उनके पॉइंट्स ये थे कि मैंने इनको सुपरवाइज़ नहीं करना। तो लकीली मेरे जो एक और सुपरवाइज़र थे, उन्होंने इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली मेरे सुपरवाइज़र से कि इनको मैं डील करूँगा। बस वो दिन जो है ना, मेरा वो फर्स्ट स्टेप था कामयाबी का। तो उसके बाद जैसे ही उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपके सामने हूँ। अ, सही। यानी कि इसका मतलब है कि लाइफ में आपको एक अच्छे मेंटोर की ज़रूरत होती है, जो आपको हाँ, मुश्किलात में मैं जो मैंने कंक्लूड अपनी लाइफ में ये किया है कि आपकी वाइफ, आपका लाइफ पार्टनर और दूसरे नंबर पर आपका सुपरवाइज़र, बोथ मास्टर एंड पीएचडी, दे शुड बी द बेस्ट इन दिस वर्ल्ड। यस, बिल्कुल। ओके, अब आते हैं हमारे टॉपिक के बारे में। चूँकि काफ़ी लिसनर ऑडियंस हमारे साथ जुड़ चुकी है मैक्सिमम, तो मुझे ये बताएँ कि क्या एडवाइस करेंगे आप पाकिस्तान में जो अंडर ग्रेड के स्पेशली स्टूडेंट्स हैं कि वो जो क्रैमिंग सिस्टम है उससे निकल के कोई लेटेस्ट आर्टिकल्स नेचर के, साइंस के, सर्कुलेशन के और जो बड़े-बड़े पब्लिशर्स हैं उनके लेटेस्ट आर्टिकल्स पढ़ना शुरू करें हर रोज़ अपनी लाइफ में, और साथ में एक एक या 2 लाइन भी लिखने की आदत डालें। क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ, इसके बारे में मेरा पॉइंट ये है कि असल में पाकिस्तान में सिस्टम है थ्योरी डाटा, ठीक है ना। तो सेमेस्टर में भी आपको पता है वन नाइट स्टडी की और अगले दिन पेपर में बैठ गए। तो जो इस तरह का सिस्टम होता है ना, उसमें होते हैं आर्टिकल राइटिंग, पेपर राइटिंग, तो इनके लिए काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ती है, ठीक है ना।
तो ये जो चीज़ें दूर रहती हैं, जो बैचलर के जितने भी ना स्पेशली पाकिस्तान में हैं, उनके लिए बड़ा मसला बनता है इसी वजह से कि उनकी सारी थ्योरी होती है। जबकि मैंने इंडोनेशिया में देखा है कि जो बैचलर हैं, वो बैचलर लेवल पे थीसिस लिखते हैं, उनको प्रोजेक्ट मिलता है, ठीक है ना? वो जितनी गलतियाँ करते हैं वो बैचलर में करते हैं, जब वो मास्टर में आते हैं तो उनका लेवल हमारे पीएचडी के बराबर होता है। तो मेरी सजेशन उनके लिए यही है कि वो किसी जो कॉम्पिटेंट बंदा है ना, जिस तरह आप हैं, मैं हूँ, ठीक है ना, उनके साथ वो लिंक में रहें, उनसे गाइडेंस लें, उनसे जो है रेगुलर जो है पेपर वगैरह राइटिंग है, इसके मामले में कंसल्ट करते रहें। इससे ये होगा कि जब वो हमारे लेवल पे आएंगे, वो उनके पास एडवांस नॉलेज होगा। बिल्कुल, तो अपने जो सीनियर्स हैं, आप जो सर ने कहा डॉक्टर नज़ीर साहब ने कि अपने सीनियर के साथ कॉन्टैक्ट में रहें और उनकी एडवाइसेज़ को फ़ॉलो करें, ठीक है? कि राइटिंग स्किल्स कैसे इम्प्रूव करने हैं, अपने रीडिंग स्किल्स कैसे इम्प्रूव करने हैं, कोई एक्सरसाइज़ रख लें, ठीक है? कोई कॉम्पिटिशन रख लें। अगर आपके इर्द-गिर्द लोग हैं कि यार हम हफ़्ते में 1 या 2 पैराग्राफ्स लाज़मी लिखा करेंगे, तो मैं भी सोने से पहले एक लाइन मेरी कोशिश होती है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करके एक लाइन लाज़मी लिखूँ। तो डॉक्टर नज़ीर पीपीटी देने से पहले हम इनकी वीडियो प्ले करेंगे जो कि इंडोनेशिया में इन्होंने अपना एक अच्छा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद फिर हम जो है प्रॉपर पीपीटी की तरफ जाएँगे। Where is your bride? Where is the bride? Okay. तो ये डॉक्टर नज़ीर थे जो कि इंडोनेशिया में थे। अब ये आपको पीपीटी देंगे, ठीक है? प्रेज़ेंटेशन देंगे। आपने तमाम पॉइंट्स को नोट करना है। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन पे पूछ लीजिएगा और एंड पे मैं यहाँ पे लिंक पेस्ट करूँगा, तो आप इनसे लाइव आके भी पूछ सकते हैं। ओके नज़ीर, विश यू बेस्ट ऑफ लक। I have to go first on first slide. I am not going back. What is the problem? I think you are going back. Just try Yeah, from the first slide. yeah, you can go to the first slide. Okay, Nazir, Still, best of. still there is need. I am not just. Let me do it. No, it's okay. It's working. Now it's fine. Yes, I am going back. Okay, okay. Good luck. Uh, my name is Dr. Nazir Ahmed. I am from Pakistan, and recently I have completed my doctoral studies in pharmaceutical sciences from Indonesia. In past, I have done my PharmD and MPhil pharmacology from Pakistan, and I have affiliation with the Indonesian University Department of Pharmacology and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Gajah Mada University, Yogyakarta, Indonesia. So our topic of discussion today is how to write first research paper, tips and tricks, common mistakes, research and review articles. Let's begin just learning with the difference of manuscript, article, and paper. In the context of scientific research, the term manuscript, article, and paper are often used interchangeably but can have specific meanings depending on the stage of the research publication process. So, what is a manuscript? Manuscript is a draft document prepared for submission, not yet published. मैन्युस्क्रिप्ट से मुराद ये है कि जो भी आपने अपना डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में जो भी आपका डाटा पड़ा है, रॉ डाटा, वो अभी आपने सबमिट करवा दिया है लेकिन पब्लिश नहीं हुआ और ना ही एक्सेप्ट हुआ और ना ही वो पीयर रिव्यू हुआ, तो उसको हम कहेंगे मैन्युस्क्रिप्ट. And article is opposite. Article, the published version of the manuscript, peer reviewed and available in journals. आर्टिकल से मुराद ये है कि आपका पेपर पीयर रिव्यूड हो चुका है, एक्सेप्ट भी हो चुका है और पब्लिश भी हो चुका है और वो जर्नल की वेबसाइट पे अवेलेबल है.
So this is the just little difference between the manuscript and article. And paper is the synonym of article, but it has a broad term that can refer to the research work in various stages, often used interchangeably with article. But first of all, we will see what are the types of article. आर्टिकल की कितनी किस्में हैं, इसमें है कि पहले नंबर पर है ओरिजिनल आर्टिकल, दूसरे नंबर पर है रिव्यू आर्टिकल, तीसरे नंबर पर है बुक चैप्टर, चौथे नंबर पे है शॉर्ट कम्युनिकेशन नोट, और साथ में है कॉन्फ्रेंस मटेरियल, एंड द लास्ट इज बुक रिव्यू. So here, first of all, I will focus on the original article and review article, but the other four types of articles can be discussed in later life. So here I just want to learn you the research article and the review article difference. Research article provides answer to question using the scientific method. So in research article scientific method यूज किया जाता है, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उसको आंसर किया जाता है. It can be descriptive to describe, or correlation to predict, और causal to control explain causation. इसमें एक्सपेरिमेंटल है और कंपैरेटिव भी है. दूसरे नंबर पर है रिव्यू आर्टिकल. Offer an efficient way for early career researchers to begin publishing as well as to establish themselves as critical thinkers. This is one point for review article. Look at published research from a different perspective and analyze problems in published data. Provide an overview of existing literature in the field. Are usually lengthy. Review articles are usually lengthy, around 3,000 to 5,000 words or more, depending on the journal. So ये जो रिव्यू आर्टिकल है और रिसर्च आर्टिकल है, इनमें जो वर्ड काउंट है डिफरेंट होता है और ये जर्नल टू जर्नल वेरी करता है. This is the structure of both research article and review article. You can see left and right side the title. Both articles contain title, abstract, introduction, conclusion, acknowledgement, references. So the little difference between them is in review article we write body is similar like discussion and critique. On the other hand, research article contains methodology or materials and methods, plus statistical analysis and results and discussion. Sometimes results and discussion written separate, sometimes together. So this is one major part in after discussion in review article is critique. Critically, it means that critically assess the strengths and weaknesses of the writing. Previously published all research papers related to specific topic can be critically analyzed. Some have strengths, some have weaknesses. So those things will be discussed in the review article. This is actually part of review article, not the research article. It discusses aspects such as methodology, data interpretation, and potential biases. So here is one example just for your learning. While the study offers valuable insights, the reliance on self-reported data may introduce response bias. Additionally, the research predominantly focuses on mainstream social media platforms, potentially overlooking the impact of emerging platforms. Despite these limitations, the study's comprehensive approach contributes to the ongoing discourse surrounding the intersection of social media and mental health.
So if anyone want to write review article, they have to definitely mention the critic in their article. First, they will describe, write the discussion all about the data they are writing. So then they will write their critic. For review article, there are three major types of review article. Number is narrative review. Number two, systemic review. Number three, meta-analysis. Narrative review summarizes research that lack explicit descriptions of systemic methods to locate and synthesize articles, potentially biased qualitative analysis. The narrative reviews are uh, these are just articles. Those collect data from especially the research articles and show the gaps, some other biases. On the flip side, systemic review, they are almost similar, but there is a big difference is that they contain more in-depth information, summarizes research that undergoes rigorous methods to identify, appraise, and synthesize research articles. Most of the time, they involve quantitative analysis. Third is meta-analysis. It is a statistical analysis that combines the results of multiple scientific studies. A key benefit of this approach is the aggregation of information, leading to a higher statistical power and more robust point estimate than is possible from the measure derived from any individual study. Now I will discuss in point by point the structure that I already have discussed in previous about research article and review article. First, we have to write the title. टाइटल विल डिटरमिन वेदर पेपर गेट्स रीड. टाइटल जो है वो सबसे अहम चीज़ है कि जैसे ही कोई बंदा कोई टॉपिक सर्च करता है गूगल स्कॉलर पे, पबमेड पे या वेब ऑफ साइंस पे, किसी भी डेटाबेस पे अपना कोई भी टॉपिक सर्च करता है या कोई कीवर्ड सर्च करता है तो सबसे पहले वो टाइटल पे फोकस करेगा. तो बात आगे जो दूसरी चीज़ होती है वो एब्स्ट्रैक्ट रीड करना होता है. तो टाइटल जो है उसको क्या होना चाहिए, long title is avoided. It means that the title should be concise. Abbreviations are avoided. ऐसे abbreviation जिनको आपने full form में नहीं लिखा है आपने वो abstract में नहीं include करने. ये मेरे दो पेपर हैं. Just for the knowledge purpose I am sharing here. Like this is research paper. This is its title. A development of white cabbage, coffee, and red onion extracts as natural phosphodiesterase 4B, PDA4B inhibitors for cognitive dysfunction in vitro and in silico studies. On the other hand, this is title for my review paper, The Role of Phosphodiesterase 1 and its Natural Product Inhibitors in Alzheimer's Disease, a review. For if you see the published paper, most of the journals they mention that this paper type is research paper, and if there is review they mention sometime mention in the title like a review, sometime they mention in their paper. The second thing is names and affiliations. Full names of all authors according to order of involvement in the work. इससे मुराद ये है कि कोई जितने भी author उसमें जिस पेपर में आप ऐड कर रहे हैं मैन्युस्क्रिप्ट में, तो सबका कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन होना चाहिए और जिसका जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उसकी पोजीशन उसी लिहाज से होनी चाहिए. अगर फर्स्ट ऑथर है तो डेफिनेटली उसका जो 70+ जो है 70+% जो है वो उसका रोल होगा. Affiliations of all authors, which institution, organization you belong to. So after author name, it is compulsory to write the affiliation of all the authors. The superscript number should be mentioned with all author names. Like this, here is my paper. This is first author. I am the first author, Nazir Ahmad. Then the second author, third author, fourth author, fifth author, and the sixth author.
So most of the authors who are very junior or who are very beginner or new in the research field, they cannot understand how to write author list or how to arrange authors in the manuscript. So about the first author, I already mentioned that he or she have to play 70%, more than 70% role in the manuscript, and other authors depending on their percentage of contribution in the author. And the below side is the affiliation of each author, and it is numbered depending on the author affiliation with the institute. Some journal demand to write the full author names, and some demand write the middle name as the first letter with dot, like this. If you have three names, the middle name will be like this, n dot, like Kaison and Lisa. So if the author have two part of their name, like first and the second name, then there is no need to uh, write like this, as already here is written. After title, authors, and affiliation, the next is abstract. Abstract main objective is stated. Important results are stated. In the abstract are stated. Major conclusions and significance are summarized. Acronyms are avoided. Written and rewritten until flawless. Word limit ranges from 150 to 250, and it also depends on journal to journal. Some journal demand 150, but 150 are the minimum word count, and 250 sometimes they add their. Some journal have no limitation. There you can add 300, no issue. About abstracts, there are two type of abstracts. Number one is structured abstracts, are piecemealed into five different things, each consisting of one or two sentences. नज़ीर Sorry. ये स्ट्रक्चर्ड और नॉन स्ट्रक्चर्ड ये उर्दू में बता दें ताकि मोर क्लैरिटी हो जाए बच्चों को। अच्छा, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड से ये अगर इसको देखा जाए, बिल्कुल ये चीज़ है इसमें आसान लफ्ज़ों में कि इनको आप जिस तरह आपने लिखी है ना अपने आर्टिकल की ओवरऑल बॉडी, उसमें आप जिसे लिखते हैं इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड एक ही चीज़ है। उसके बाद आता है एम्स, एम और ऑब्जेक्टिव्स समटाइम बहुत लिखने पड़ते हैं, कभी कभी एक से काम चल जाता है, तो इनमें भी आगे फ़र्क है, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद मेथड आ जाता है, फिर रिजल्ट्स हैं, फिर कंक्लूजन है। तो इसकी मैं आगे एग्जांपल आपको दिखाता हूँ स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट की, और जो होता है अनस्ट्रक्चर्ड उसको वो प्लेन लिखा जाता है, होता यही कुछ ही है लेकिन उनमें ये चीज़ें मार्क नहीं की जाती। बोथ शुड कवर द इसेंशियल पार्ट्स ऑफ द पेपर। वही बात है कि दोनों का जो डाटा सेम होता है, लेकिन फ़र्क ये है स्ट्रक्चर्ड में हम ये जो चीज़ें बैकग्राउंड, एम, मेथड्स अलग से लिखते हैं, लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड में नहीं लिखते। ये है स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट। स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट में वही सारा कुछ आ जाएगा, लेकिन समराइज, वेरी समराइज फॉर्म होती है ये। इंट्रोडक्शन होगा, ऑब्जेक्टिव्स होंगे, मेथड्स होंगे, रिजल्ट्स होंगे, और इसके साथ लास्ट में कंक्लूजन होगा। दिस इज़ अनस्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट। इसमें कुछ नहीं लिखा है ऐसा कि ये मेथड है, ये रिजल्ट है, या ये बैकग्राउंड है, लेकिन इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट की तरह ही है। तो इसके बाद एक और चीज़ आ जाती है, ये भी जनरल टू जनरल वेरी करती है। कुछ जनरल इस चीज़ की डिमांड करते हैं, कुछ कहते हैं कोई मसला नहीं है, आप प्रोवाइड करें। तो कुछ रिसर्च का भी लिखना पड़ता है, रिव्यू का भी अगर जनरल डिमांड करे तो ये होता है ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट। चीज़ वही है, लेकिन ये आपने ग्राफ की शक्ल में इसको इसकी पिक्चर्स ऐड करके या ऐड करके बाई एरोस आपने शो कर देनी है, तो ज़ाहिर हो जाता है कि आपने ये ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट लिखा है। हियर द डिफरेंस बिटवीन एम्स वर्सेस ऑब्जेक्टिव्स, वो मैं पहले बात कर रहा था कि एम्स और ऑब्जेक्टिव कुछ कहीं इकट्ठे लिखे जाते हैं, कहीं अकेले अकेले लिखे जाते हैं, तो यहाँ पर इनकी डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा ये क्या चीज़ें हैं। इन साइंटिफिक रिसर्च, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर बोथ क्रूशियल कंपोनेंट्स ऑफ a research project, but they serve different purpose
and or defined differently. Aims are broad general statements of the desired outcome, focusing on the overall purpose of the research. एम्स जस्ट पर्पस को बताते हैं, ठीक है. ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफिक मेजरेबल स्टेप्स दैट आउटलाइन हाउ द एम विल बी अचीव्ड, फोकसिंग ऑन द डिटेल्ड एस्पेक्ट्स ऑफ द रिसर्च प्रोसेस. जो प्रैक्टिकली आप परफॉर्म करेंगे वो ऑब्जेक्टिव होगा. इन एसेंस एम्स प्रोवाइड द वाई behind the research, while objectives provide the how. अच्छा, ये जो था अभी जो एब्स्ट्रैक्ट के बारे में पहले हमने बात की है. आगे जो एब्स्ट्रैक्ट के बाद की वाली चीज़ आती है वो आते हैं कीवर्ड्स. कीवर्ड्स आर स्पेसिफिक टर्म्स और phrases that encapsulate the essence of a research paper's content. They represent the main ideas, concepts, and themes addressed in the paper. These terms aid in categorization, indexing, and searching for relevant articles in academic databases like Scopus, like Google Scholar, PubMed, Web of Science. और इनमें जो कीवर्ड्स की लिमिट होती है पेपर में वो 4 से 6 होती है, और ये भी जनरल वेरी करती है. कुछ कहते हैं 4 लिखें, कुछ कहते हैं 5 लिखें, कुछ कहते हैं 6 लिखें. ये एक पब्लिश पेपर से मैंने लिए है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. कीवर्ड्स लाइक कॉफ़ी, कैफीन, क्लोरोजेनिक एसिड. तो ये जो लफ्ज़ हैं इनमें लिखे हुए ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होंगे इस मैन्युस्क्रिप्ट में, और इनमें से ज़्यादातर मैच करते हैं टाइटल से भी. नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन. इन द इंट्रोडक्शन we define and clarify the state of the topic by citing key literature that has laid the groundwork for the research. This, for example, this review of the literature will identify relations, contradictions, gaps, and inconsistencies between previous investigations and the present one, and suggest the next step in the investigation chain, which will be the hypothesis. तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली लिखा जाता है, प्रॉब्लम होती है इंट्रोडक्शन में. दूसरे नंबर पर आ जाएगी इसके, उसका अगर कोई डिजीज़ से रिलेटेड है तो पैथोफिजियोलॉजी आएगी, अगर उसका ट्रीटमेंट है तो प्रायर ट्रीटमेंट कौन सा है और उसमें कौन कौन से प्रॉब्लम है, आप क्या चीज़ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, कोई नई चीज़ यानी कि आपकी नोवेल्टी, और पहले उसमें कहाँ गैप है उस गैप को फिल करना चाह रहे हैं, और उसका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो इंट्रोडक्शन में लिखा जाएगा. द इंट्रोडक्शन इज़ रिटन इन द प्रेजेंट टेंस बिकॉज इट इज़ ऑन गोइंग इन्फॉर्मेशन. तो इंट्रोडक्शन का कुछ हिस्सा जो प्रेजेंट टेंस में लिखा जाएगा और कुछ पास्ट. डेफिनेटली आपको उसमें पास्ट में डाटा एंटर करना होगा. ये इंट्रोडक्शन का जस्ट एक ओवरव्यू है कि ये जो लिखी गई है इन्फॉर्मेशन, इसमें पहले कॉज बताई गई है, प्रॉब्लम है सॉरी, और उसके बाद कॉज या पैथोफिजियोलॉजी आ जाएगी इसकी. तो आगे वाले जो पैराग्राफ्स होंगे उनमें आ जाएगा प्रीवियस ट्रीटमेंट, प्रॉब्लम इन प्रीवियस ट्रीटमेंट, प्रेजेंट ट्रीटमेंट, और जो कोई भी गैप है आपको पता चले वो भी वहाँ पर डिस्क्राइब करना होगा, और उसी में ही आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा. डिफरेंस बिटवीन मेथड्स, methodology, and materials and methods. Methods practical. नज़ीर, ये भी उर्दू में बता दें क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है. बहुत ज़्यादा बच्चे ना इसमें कंफ्यूज होते हैं. अच्छा, एक्चुअली जो मेथोडोलॉजी है ना वो ज़्यादातर थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना. जिस तरह कह लें कि कोई क्लिनिकल वर्क हो गया या कोई सिस्टमिक लिटरेचर रिव्यू हो गया, तो रिव्यूज़ वगैरह में मेथोडोलॉजी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है. ये मेथड और ये जो मटेरियल मेथड ये सेम ही है, तो बस इनमें फ़र्क ये है कि मटेरियल्स वाले में मटेरियल्स ऐड कर दिए जाते हैं और अगले सेक्शन में मेथड डिस्क्राइब किया जाता है, और मेथड वाले में सिर्फ मेथड लिखा जाता है, मटेरियल को डिस्क्राइब नहीं किया जाता, क्योंकि मटेरियल वाला वहाँ पर जो है सेक्शन नहीं ऐड किया जाता. तो मेथड में जो भी आपने परफॉर्म करना है, अगर तो प्रपोजल लिख रहे हैं तो आप फ्यूचर में लिखेंगे, और अगर आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो डेफिनेटली आपने वो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लिया होगा लैब में या किसी भी एरिया से जहाँ से डाटा कलेक्ट किया है, तो उसको आप पास्ट में लिखेंगे. तो ये जो मेथड होता है ये ज़्यादातर आप खुद से डेवलप तो नहीं कर सकते, डेफिनेटली आपको इन मेथड के लिए किसी ना किसी पब्लिश पेपर की हेल्प लेना पड़ती है.
मटेरियल्स एंड मेथड की यहाँ पर फिर मैंने एक स्क्रीनशॉट अटैच किया है मटेरियल मेथड के लिए। ये रिसर्च पेपर के लिए होता है मटेरियल, क्योंकि मटेरियल यूजुअली रिसर्च में होता है तो उन्हीं की इन्फॉर्मेशन पहले लिखी जाती है, उसके बाद फिर मेथड को डिस्क्राइब किया जाता है। ये जो मेथडोलॉजी है ये रिव्यू पेपर के लिए है और इसकी इंफॉर्मेशन मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ। मटेरियल मेथड लिखने के बाद जो लास्ट चीज़ आती है वो है statistical analysis. Statistical analysis is the analysis of quantitative or qualitative data using statistical procedures, including both descriptive and inferential statistics. It's the science of collecting, exploring, and presenting नज़ीर क्या हुआ, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। I am facing issue like this. I am going back and ahead, and they are doing like this. Okay. So it is the science of collecting, exploring, and presenting large amount of data to discover underlying pattern and trends. Actually, statistical analysis के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको इस्तेमाल किया एक है और वो सॉरी अभी इस यहाँ से निकल गया। तो ये SPSS जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए। आगे ये जिस तरह लिखा हुआ है ये हर रिसर्च मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा जाता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। द डाटा आर प्रेजेंटेड एज द मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड एरर्स ऑफ मीन SEM to generate sigmoidal percent activity versus concentration graphs. IC50 was calculated using nonlinear regression curve fitting. One-way ANOVA was applied for analysis, followed by Tukey's multiple comparison test, and a p-value of 0.05 was established as a statistically significant value. So the GraphPad Prism 5.0 was used to analyze the data. तो इस तरह की इंफॉर्मेशन लिखी जाती है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में, जिसमें पहले आपने वो SEM के बारे में बताना है, फिर अगर कोई और ग्राफ बनाया है या कोई और एक्टिविटी का है ग्राफ वो भी मेंशन करेंगे। अगर कोई मेथड इस्तेमाल किया है SPSS से या किसी और मेथड से तो सॉफ्टवेयर से तो उसका भी आप डिस्क्राइब करेंगे इसमें। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बाद आता है रिजल्ट्स और डिस्कशन समटाइम इकट्ठे लिखे जाते हैं, समटाइम अकेले अकेले, और समटाइम ये जर्नल की रिक्वायरमेंट भी देखी जाती है कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, लेकिन यहाँ पर मैं इनको डिस्क्राइब करूँगा अकेले अकेले। रिजल्ट्स, दिस सेक्शन रिपोर्ट्स द फाइंडिंग्स फ्रॉम आवर रिसर्च, इट इज़ रिटन प्राइमरीली इन द पास्ट टेंस। तो रिजल्ट्स को हमेशा पास्ट टेंस में ही लिखते हैं। The research results are usually most carefully read and should provide a detailed plan and should be well documented. So results को बहुत ही carefully इनको पढ़ा जाता है और इनमें जो डिटेल प्लान होता है, जो रिजल्ट्स आए हैं उनको लिखा जाता है। It is essential that graphic and textual part of the article is clearly shown. तो रिजल्ट्स और रिजल्ट सेक्शन में ग्राफिक पिक्चर्स इमेजेस वगैरह ऐड करते हैं, टेबल्स ऐड करते हैं, तो उनका जो टेक्स्ट है वो रीडेबल होना चाहिए, और उनके कलर्स हैं वो भी ऐसे ना हो कि पढ़े ना जाए, फिगर जो है वो अच्छी ना लगे ग्राफिक्स के रिलेटेड स्पेशली। रिजल्ट्स कैन बी डिस्प्लेड इन टेबल्स और फिगर। जो रिजल्ट्स हैं वो डेफिनेटली टेबल्स या फिगर की सूरत में लिखे जाते हैं ताकि रीडर्स के लिए आसानी हो पेपर रिव्यू के दौरान। सो ये भी एक रिजल्ट का सेक्शन मैंने लिया है आपकी आसानी के लिए, जिसमें लिखा है लाइक आइडेंटिफिकेशन ऑफ चीफ बायोएक्टिव कंपाउंड बाय TLC डेंसिटोमेट्री एनालिसिस। तो ये उसकी हेडिंग है, उसके बाद तो सब हेडिंग है और उसके बाद उसकी इंफॉर्मेशन लिखी गई है। तो इसी तरह सारा जो है रिजल्ट्स वाला एरिया जो सेक्शंस हैं उनको लिखा जाता है। आगे आ जाती है डिस्कशन। रिजल्ट्स के बाद डिस्कशन लिखना होती है। रिजल्ट्स में आप रेफरेंसेस ऐड नहीं करते, ठीक है, अगर आप सेपरेट लिख रहे हैं।
तो आपने अपना सारा डाटा डिस्क्राइब करना है, जो जो रिजल्ट्स आए हैं, जो अपने नॉर्मल कंट्रोल से एक कंपेयर किया है या डिजीज़ कंट्रोल से कंपेयर किया है, उनका अपने रिजल्ट्स लिखने हैं। उसके साथ है डिस्कशन में आपको रेफरेंसेस के साथ उनको जस्टिफाई करना है कि अगर आपके रिजल्ट्स आए हैं तो वो कितने एक्यूरेट हैं, पहली स्टडीज़ के साथ वो कंपेरेबल है या नहीं है। इन डिस्कशन वे interpreted the results. We link results to original purposes and hypotheses, state why the results turned out the way they did, identify the study's limitations, suggest steps for further research. The theoretical and practical research outcomes are discussed. समटाइम द रिजल्ट्स एंड डिस्कशन आर कॉम्बाइंड। इसमें रिसर्च का जो गैप जो है या फ्यूचर रिकमेंडेशन है वो समटाइम एक डिस्कशन में ऐड कर दी जाती है, समटाइम उसका अलग सेक्शन बना दिया जाता है। तो ये एक रिसर्च डिस्कशन का मैंने एक सेक्शन लिया है आपके लिए। ये WC से मुराद है वाइट कैबेज इज द रिच सोर्स ऑफ फ्लेवोनॉइड्स, फेनोलिक एसिड्स एंड ग्लूकोसिनोलाइड। दिस इज द थ्योरी एक्चुअली, this theory support the results with you have to cite in-text citation just to validate your statement in terms of articles. This is the last part of the main article. इसके बाद एक्नॉलेजमेंट आएगी और कुछ और चीज़ें हैं, वो इतना नहीं है लेकिन ज़्यादातर यही चीज़ें होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट को और कंक्लूजन को जब लिखते हैं ये सबसे आखिर में लिखेंगे, पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर उसका मेथडोलॉजी सेक्शन आ जाएगा, फिर उसका रिजल्ट डिस्कशन आ जाएगी, उसके बाद आ जाएगा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, रिजल्ट्स डिस्कशन, और लास्ट में जो होगा पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाएगा और उसके बाद कंक्लूजन लिखा जाएगा। वी स्टेट द की फाइंडिंग्स गेन्ड फ्रॉम द रिसर्च। दिस सेक्शन शुड नॉट इंट्रोड्यूस न्यू इंफॉर्मेशन। कोई भी नई चीज़ इसमें ऐड नहीं करनी। कंक्लूजन जो है वो वेरी ब्रीफ समरी होती है होल वर्क की। इट शुड बी शॉर्ट, क्लियर एंड प्रीसाइज। इट इज़ नेसेसरी टू मेक द फाइनल स्टेटमेंट ऑफ व्हाट लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ द वर्क। दिस इज़ नॉट द सेम एज समरी लाइक द एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट की तरह ऐसे नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट को कॉपी पेस्ट वहाँ पे करें और उसमें से कुछ चीज़ें डिलीट कर दें। तो एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन में काफ़ी थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, उस फ़र्क को मेंटेन रखना होगा। तो उस फ़र्क को जानने के लिए या तो आप किसी सीनियर से कांटेक्ट करें या फिर मुख्तलिफ पेपर्स को गूगल स्कॉलर से, पबमेड से, वेब ऑफ साइंस से डाउनलोड करें आपकी इंटरेस्ट से रिलेटेड, और उनके एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन पढ़ें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप इसको अपना जो वर्क आपने लिखा है उसको कैसे समराइज करेंगे एब्स्ट्रैक्ट में और कंक्लूजन में। कंक्लूजन authors often do mistake in distinguishing abstract and conclusion. Conclusion only highlights the major outcome. Never make conclusions that cannot be justified or not mentioned in the main text. Conclusion को बिल्कुल सिंपल रखें और जो उनमें सिर्फ मेन जो है आपका जो जिस्ट है उसको हाईलाइट करें। ऐसा नहीं है कोई एब्स्ट्रैक्ट की तरह उसमें भी डाटा ऐड कर दें। जिस तरह ये है कंक्लूजन वेरी ब्रीफली रिटन। In summary, quercetin and chlorogenic acid were identified by TLC as, so this is one result, then the molecular docking second result, in the experiment Cinegreen this is the third result. So these are very briefly written in the conclusion. Acknowledgement it is not mandatory, but some journal require, some don't require, but it's better if you write, but you should not acknowledge all the authors and co-authors in the same paper. Like you are writing one paper and you have 3 or 4 co-authors, and you cannot acknowledge any one of the author in the same manuscript, but you have to acknowledge those who supported you by any means. For example, this is my acknowledgement written in my published paper. This was the grant that I got from Indonesia for my research purpose. In the acknowledgements, we name persons that are not an author, but which assisted us when conducting the research, writing up the articles, etc. Here we also mention the sources of funding
that supported the research. जिस तरह मैंने लिखा है, the authors thank Universitas Gadjah Mada for funding our work with the HIBA grant, HIBA RTA grant, ये ग्रांट नंबर है, तो इस तरह लिखा जाता है। अगर कोई सपोर्ट फंडिंग नहीं है तो एक्नॉलेजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं भी लिख सकते, नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं ऑथर कंट्रीब्यूशंस। अब जो अभी आप पेपर लिखे जा रहे हैं, जो ज़्यादातर जर्नल्स हैं वो कहते हैं कि ऑथर कंट्रीब्यूशन लिखें, और ये मेरी रिकमेंडेशन है कि कोई भी आप रिसर्च पेपर लिखें या रिव्यू आर्टिकल लिखें, उनमें ऑथर कंट्रीब्यूशन लाजमी डालें। इनका फ़ायदा ये होता है कि जब आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं या एशियन कंट्री लाइक जापान, कोरिया, तो वो देखते हैं कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो कंट्रीब्यूशन होगा तो ये चीज़ क्लियर करेगी कि वाकई आपने कंट्रीब्यूट किया है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, और उसके साथ है ये हमेशा यही लिखा जाता है, ऑथर डिक्लेयर्स नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एथिकल कंसिडरेशन है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये तो जनरल किसी ने रिव्यू आर्टिकल में लिखी है, लेकिन जो एथिकल दूसरी है एथिकल क्लियरेंस या एथिकल कंसिडरेशन, जिसमें हम एनिमल पे स्टडी करते हैं या ह्यूमन पे करते हैं, उनका बकायदा एक जो है सर्टिफिकेट मिलता है, लेटर मिलता है, जो आप जिसका लेटर उसका पे लेटर नंबर भी होता है, वो यहाँ पर आपको मेंशन करना होता है। ये तो सिंपल लिखा है, एथिकल इश्यूज इंक्लूडिंग प्लेजरिज्म, डबल पब्लिकेशन एंड डाटा फैब्रिकेशन हैव बीन completely observed by the authors। मतलब ये है कि वो इस चीज़ की गारंटी दे रहे हैं कि इसमें प्लेजरिज्म नहीं है, पेपर दूसरी किसी और जगह पब्लिश नहीं हुआ, और डाटा में और भी कोई मसला नहीं है। लास्ट थिंग इज रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी। The reference is the information that is necessary to the reader in identifying and finding used sources। तो रेफरेंस से मुराद ये है कि आप कोई भी बात कर रहे हैं साइंस इस रिसर्च पेपर में या आर्टिकल में, किसी भी स्टेटमेंट किसी ऑथर की ले रहे हैं, तो आपको उसका जो रेफरेंस है वो ऐड करना होगा। टेक्स्ट में आप इन टेक्स्ट साइटेशन देंगे, और जो उसकी जो नीचे बिब्लियोग्राफी बनेगी वो या रेफरेंसेस होंगे, उनमें उसकी उस ऑथर की जो है या पब्लिकेशन की कंप्लीट डिटेल होगी। The basic rule when the listing the sources used in is that references must be accurate, complete and should be consistently applied. It should be relevant and recent। तो मेरी जो है सजेशन है तमाम न्यू राइटर्स के लिए, ऑथर्स के लिए, कि हमेशा रिसेंट और जो पेपर्स हैं उनको फॉलो करें। बाज़ दफ़ा जनरल रिकमेंडेशन भी होती है, बाज़ दफ़ा जो रिव्यूअर्स कमेंट देते हैं वो भी यही कहते हैं कि आपके पेपर ओल्ड डेटेड हैं, रेफरेंसेस ओल्ड डेटेड हैं, नए रेफरेंस डालें या इन जो डाटा है वो नए के मुताबिक अपडेट करें। ये मेरा एक पेपर में से है, मैंने जस्ट लिया है अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए। जिस तरह है ये ऑथर्स की लिस्ट है, उसके बाद उसका टाइटल आ जाएगा, फिर उसके बाद जर्नल नेम आ जाएगा। कुछ ये डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं आर्टिकल रेफरेंसेस के, तो मैं तो ज़्यादातर मेडिले इस्तेमाल करता हूँ, मास्टर में मैंने एंड नोट किया है, और भी कुछ हैं रेफरेंसिंग सॉफ्टवेयर्स, लेकिन मेडले को मैंने बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर रेफरेंसिंग के लिहाज से पाया, क्योंकि उनमें अगर आपके पास कोई भी फाइल है, किसी दोस्त को भी सेंड करें, उसके पास मेडले हो, तो वो अपने जो बिब्लियोग्राफी की लाइब्रेरी है वो अपने मेडले में उसको इंपोर्ट कर सकता है। उससे फ़ायदा ये होगा कि उनके रेफरेंस स्टाइल को, आपके आर्टिकल के रेफरेंस स्टाइल को वो अपने मेडले के ज़रिए चेंज कर सकता है जर्नल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो इनमें रेफरेंस में वॉल्यूम नंबर होता है, इशू नंबर होता है, और पेजेस नंबर होते हैं, पब्लिकेशन ईयर होता है। ये चीज़ें माइनर सी हैं, लेकिन इनको देखना चाहिए। प्रूफ रीड है, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, द यूज़ ऑफ रिपीटेड वर्ड्स, अल्फाज को बार बार सेम अल्फाज को बार बार इस्तेमाल ना किया जाए, ग्रामेटिकल एरर्स यू माइट हैव मेक, तो उनको करेक्ट करना चाहिए। अगर कोई भी आपने ग्रामेटिक एरर किया वो प्रूफ रीड से मुमकिन है। इफ़ इंग्लिश इज़ नॉट योर फर्स्ट लैंग्वेज, प्लीज़ हैव समवन एल्स चेक योर मैन्युस्क्रिप्ट। तो बेहतर ये है कि अगर आपकी इंग्लिश को वीक है, इंग्लिश की स्किल जो है नहीं है इतनी, तो आप वही बात किसी सीनियर को दिखा लें, या जो उस फील्ड से रिलेटेड बंदा एक्सपर्ट है, आप उसको भी मैन्युस्क्रिप्ट भेजकर अपना मैन्युस्क्रिप्ट रिव्यू करवा सकते हैं। लेकिन कुछ जर्नल रिक्वायर करते हैं कि हमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें। इंडोनेशिया में मैंने 2 दफ़ा सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया यूनिवर्सिटी
फ्री जो है वो एक्सेस देती थी स्टूडेंट्स को अपने प्रूफ रीड के लिए मैन्युस्क्रिप्ट के। जो ये जो फिगर्स एंड टेबल ये इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं किसी भी मैन्युस्क्रिप्ट में। मेक श्योर वेदर ईच वन इज़ इम्पोर्टेंट। अगर इम्पोर्टेंट है फिगर और टेबल तो डाल दें, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। डू नॉट डुप्लीकेट डाटा, बट रिसर्च पेपर में ज़रूरी होती है। डू नॉट डुप्लीकेट डाटा इन फिगर्स एंड टेबल, एक ही फिगर्स को 2 दफ़ा आप नहीं इंसर्ट कर सकते, ठीक है। विच शोज़ द डाटा मोर क्लियरली, फिगर और टेबल का जो डाटा है वो क्लियर होना चाहिए। ये इस तरह के जो ये बिल्कुल बैड राइटिंग है, कलर इस्तेमाल नहीं करने अपनी राइटिंग में, और फिगर वगैरह जो डिज़ाइन करें या टेबल में अनरीडेबल हो जाता है। ग्राफ्स जो हैं अच्छे ग्राफ बनाएं जो रीडेबल हों। यूज़ ग्राफ्स rather than just charts and words. Data in graphs is easier to comprehend and retain than is raw data. Trends are easier to visualize in graph form. Always title your graphs. तो कोई भी ग्राफ हो आपने उसको टाइटल लाजमी देना है। ये जो एक बैड ग्राफ की एग्जांपल दी गई है, ये देखें जो भी टेक्स्ट है लिखा हुआ है, नंबर्स हैं, ये रीडेबल नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे ही आपका पेपर जनरल में जाएगा वो रिजेक्ट कर देंगे। ये देखें यहाँ पर जो है ग्राफ वेरी क्लियर है, इनका हर चीज़ जो है लाइन जो है नंबरिंग है, हर चीज़ क्लियर है, रीडेबल है। यहाँ पर टाइटल भी है। ये मैंने एक अपने पेपर से लिया है। इसमें देखें कि इस तरह की जो क्लियर पिक्चर है ना, जो रीडेबल हो, इमेजेस हो, उनको लगाएं, और उनकी जो मिनिमम DPI है ना वो रखें 600। ये हर चैनल में एक्सेप्टेबल है। और कुछ चैनल की लिमिट कम होती है, वो जो जब ये इमेजेस वगैरह सेंड करें तो उनको उस लिमिट में रख कर सेंड करें। आगे ये जो लाजमी होता है फिगर में जो लिखा जाती है उनका टाइटल और लेजेंड्स वगैरह कैप्शन वो लिखे जाते हैं फिगर के नीचे, और जो टेबल होता है उसके ऊपर लिखे जाते हैं टेबल कंपोजिशन ऑफ दिस थिंग, तो फिगर में नीचे लिखते हैं। अभी ये इस कैप्शन की आगे मैं दिखाता हूँ डिटेल। कोई भी फिगर जो है उसके जो टाइटल है और उनके जो टोटल पार्ट है ना फिगर कैप्शन के, वो है टोटल 6। पहले तो आ जाती है फिगर, ठीक है, वो पहला नंबर होता है। अ फिगर इज अ सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन विच इज ऑक्सिलरी टू द मेन कंटेंट ऑफ द आर्टिकल। सो दूसरे नंबर पर आ जाता है फिगर लेबल। फिगर लेबल से मुराद ये है कि आपने लिखना है फिगर और उसको नंबर कर देना है। नेम फिगर लेबल्स यूजिंग एकेडमिक नंबरल्स एंड एब्रीविएट द वर्ड। एब्रीविएशन डिपेंड्स ऑन जर्नल टू जर्नल। कुछ जर्नल कहते हैं कि फुल फॉर्म लिखें, कुछ कहते हैं उसको एब्रीविएट कर दें। थर्ड नंबर पे है फिगर टाइटल। फिगर टाइटल इज मोर इम्पोर्टेंट और इट शुड बी समराइज नॉट इन टू मच डिटेल। Figure title is the title which provides a concise and descriptive information of a figure. चौथे नंबर पे है जी लेजेंड। लेजेंड और एक्सप्लेनेशन एंड कैन टेक 1 or more sentences। ये जो फिगर टाइटल के बाद लिखे जाते हैं ना सेंटेंस की फॉर्म में, लाइक ए उसके बाद बी, ये जो 1 सेंटेंस लिखा गया है इसको लेजेंड बोलते हैं। और कैप्शन ओवरऑल जो ये इंफॉर्मेशन लिखी गई है फिगर टाइटल है और उसमें लेजेंड है उसको कैप्शन बोलते हैं। और ये जो है पैनल लेबल, पैनल लेबल में जो नंबरिंग की गई है ना A, B, D साल कर पैनल लेबल। फर्दर ये जो मेरा QR कोड है यहाँ पर मेरे YouTube का, इस ये वीडियो जो है ना अगर पिक्चर चाहिए मैंने वहाँ पे अपलोड किया है, आप यहाँ से इसको स्कैन करके भी उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये एक टेबल है, टेबल को इस तरह आप इंसर्ट कर सकते हैं या इसे आप ज़्यादा भी खूबसूरत बना सकते हैं। टेबल का जो टाइटल होता है वो टॉप पे लिखा जाता है। राइटिंग जब मेन जो अभी मेन काम स्टार्ट हुआ यहाँ से, पहले जो है जो बात की थी ना वो था इंट्रोडक्शन अबाउट के आर्टिकल होता क्या है, उसके पार्ट्स कौन से हैं, स्ट्रक्चर उसका क्या होता है, ठीक है, वो सारा हमने रेफरेंस तक उसको बल्कि टेबल फिगर तक कर लिया। आगे जो चीज़ है राइटिंग करनी कैसे है, इसके लिए आपको सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करना होगी कि उसके लिए किस टाइटल को या किस गैप को सर्च किया जाए, ठीक है। उसके लिए आपको गूगल स्कॉलर, पबमेड, वेब ऑफ साइंस से कुछ पेपर अपनी इंटरेस्ट के रिलेटेड डाउनलोड करना होंगे, उनको आप पढ़ें, कोई 2-4
जितने भी आपको मुनासिब लगे उनको डाउनलोड करें, उनको पढ़ें, आपको एक आइडिया मिलेगा। उस आइडिया की बिना पर जो है आप अपना टाइटल सेलेक्ट करेंगे। टाइटल जो आप सेलेक्ट होगा तो आपको कुछ अंदर से हेडिंग्स मिलेंगी, जिस तरह ये है पैथोलॉजी बिहाइंड मेमोरी फंक्शन डिसफंक्शन, लेकिन वो जो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट आपका होगा वो हेडिंग आपकी इंटरेस्ट के मुताबिक होगी। तो ये जो इंटरनल चीज़ें हैं, जब आप मेन हेडिंग पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड पेपर पढ़ेंगे, तो आपको ये अंदर वाली चीज़ें मिलेंगी। उसी से रिलेटेड फिर इनके बारे में इनको हेडिंग देकर उनके पैराग्राफ्स लिखे जाएंगे। तो इसी तरह अगर आपने एक चीज़ लिखी है, दूसरी चीज़ भी वहीं से मिल जाएगी और तीसरी भी उसी टॉपिक से रिलेटेड मिल जाएगी। और जो उनका कोरिलेशन अगर होगा, फ़र्ज़ करें अगर आपने किसी चीज़ की पैथोलॉजी बयान की है या रीज़न कॉज बयान की है किसी एक सेक्शन में, तो डिटेल स्टेप बाय स्टेप फिर उसका जो है टारगेट आ जाएगा, जो भी आप टारगेट कर रहे थे ट्रीटमेंट के लिए। तो उसके बाद कोई भी कॉम्बिनेशन जो उसकी कॉम्पोजिशन है, जिस टारगेट को आपने इस्तेमाल किया है अपने डिजीज़ में, ठीक है, उसकी कॉम्पोजिशन होगी, फिर उसका कोरिलेशन होगा डिजीज़ के साथ, और जो भी आपका एक्सट्रैक्ट होगा या उसमें बायोएक्टिव कंपाउंड होंगे, तो लास्ट में उसका कंक्लूजन होगा। तो साइंटिफिक राइटिंग ये एक मैंने एक प्रैक्टिस के तौर पर इसे लिया है कि इसको करना कैसे है। ये सबसे इनिशियल पॉइंट है, जो वेरी बिगिनर हैं जिनको ये नहीं पता कि लिखना कैसे है। तो ये 2 पब्लिश पेपर हैं, मेरे ही हैं ये दोनों। मैंने इनकी जो फ्रंट लाइन ली है एक लाइन लिखने के लिए ना, कि हाँ मैं उसको कैसे लिखूँगा, स्टार्टिंग कैसे करनी है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम क्या है? मेमोरी डिसफंक्शन है। तो पब्लिश डाटा 1 एक पहले पेपर में क्या है? मेमोरी डिसफंक्शन अ न्यूरोलॉजिकल न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर हैज़ रिमेन्ड अ सीरियस इशू ग्लोबली। तो दूसरे में है कि कोग्निटिव डिसफंक्शन इज़ अ सीरियस हेल्थ इशू वर्ल्ड वाइड। मतलब वही है, लेकिन जो है पैराफ्रेज्ड हैं दोनों चीज़ें, ठीक है, और ये ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं। अब इसमें से जो तीसरा ऑथर जो है वो नया मैन्युस्क्रिप्ट लिखेगा, उसके लिए वो कैसे इसको करेगा? वो जब ये दोनों पेपर डाउनलोड कर लेगा या इससे रिलेटेड और भी कोई पेपर होगा, वो सबसे पहले किसी एक पेपर को करेगा पैराफ्रेज। आसान जो सबसे फास्ट है वो क्विल बूट को इस्तेमाल करके भी किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद आपको है जो है रिफाइन करना है जो भी उसको लिख रहा होगा। जिस तरह मैंने पहले को लिया है, ये जो पब्लिश डाटा 1 को मैंने क्विल बूट किया, तो पैराफ्रेज डाटा आया वो था ग्लोबली मेमोरी इम्पेयरमेंट अ न्यूरोलॉजिकल इलनेस कंटिन्यूज टू बी अ मेजर प्रॉब्लम। तो मैंने जब इसको रीड किया तो मुझे लगा कि यहाँ पर जो इलनेस है ना, ये कोई साइंटिफिक टर्म बेस्ट नहीं है। तो मैंने क्या किया, उस इलनेस को डिजीज़ कर दिया, क्योंकि पहले डिसऑर्डर इस्तेमाल हुआ है, इशू इस्तेमाल हुआ है, तो इसको मैंने डिजीज़ किया है। ग्लोबली मेमोरी इम्पेयरमेंट और न्यूरोलॉजिकल डिजीज कंटिन्यूज टू बी अ मेजर प्रॉब्लम। So this way you can write one sentence. If each day you are writing one sentence, so it will help you to uh, become a best writer in scientific writing. Scientific writing is difficult for those who cannot try, but easy for those who are keen to learn and do practice with articles, research and review articles. Now I am going to end of my presentation. I have some my researcher profiles like ORCID, Web of Science, ResearcherGate, Scopus, and LinkedIn profile. So these are links of my researcher profiles. This is the end of the presentation. Thank you for attending my presentation. Have you any question? You can ask me. बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी आपने प्रेजेंटेशन दी और हर एस्पेक्ट को आपने कवर किया। तो उम्मीद है कि काफ़ी बच्चे जिनकी बहुत ज़्यादा क्यूरीज होती हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी, बट फिर भी हमारे पास 4 मिनट हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन है, अच्छा मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन जो हैं वो स्क्रीन पे शो करूँगा, तो आप उनका आंसर कर दें, ठीक है? Speak, Amar bhai, little bit speak louder. मैंने कहा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू राइट अ साइंटिफिक मैन्युस्क्रिप्ट। I think this question I already answered in the presentation, but I am happily explain again. Scientific writing जो आर्टिकल को या मैन्युस्क्रिप्ट को अभी लिखना है, आपके पास कोई आइडिया नहीं है, उसके 2 तरीके हो सकते हैं।
एक तो यूट्यूब से भी हेल्प ली जा सकती है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग उधर काम कर रहे हैं, अगर कोई सीनियर टाइम नहीं दे रहा। तो दूसरी ये भी हो सकती है कि कुछ ना आर्टिकल पढ़ें और सेंटेंस खुद से बनाना शुरू करें। ये उसको डिज़ाइन करना, स्ट्रक्चर करना वो बाद में करें, पहले राइटिंग पे तवज्जो दें कि उसको लिखना कैसे है, या 2 या 4 या कुछ पेपर रिव्यू करें, आपको आइडिया होगा, जिसने क्वेश्चन किया ना उसको आइडिया होगा कि वो कैसे इसको स्ट्रक्चर करेगा। इसमें जो होती है ना वो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस इस्तेमाल नहीं होते, लाइक इट इज़ अ पेन, दिस इज़ अ बुक, नो। इन दिस आर्टिकल वी राइट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस एंड ऑल बेस्ड ऑन द साइंटिफिक terms and writing. Okay, next question है best way to read research paper easily. I want to use AI. समर आप AI यूज़ कर सकते हैं, बल्कि पूरी दुनिया के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स जो हैं वो आजकल AI पे डिपेंडेंट हो चुके हैं, बट इतना भी डिपेंडेंट नहीं होना कि आपकी जो अपनी सलाहियतें हैं वो ख़त्म हो जाएं, ठीक है। तो आप AI से हेल्प आउट ले सकते हैं, बट उस पर टोटली डिपेंड नहीं कर सकते, ठीक है। एआई से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन जब वो खुद इस काबिल हों कि अगर वो एआई से हेल्प लें भी तो वो कह लें कि उनकी अपनी सलाहियत ख़त्म नहीं होगी। लेकिन अगर बिगनर हैं तो एआई से हेल्प लेंगे तो फिर उनके लिए मसला बनेगा बाद में, क्योंकि बाद में जब अकेले उनको कुछ लिखना पड़ेगा ना तो वो कुछ भी लिख नहीं पाएंगे। हाँ, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी कास्ट टू पब्लिश रिसर्च पेपर। Very interesting question, Samar. Actually, cost depends on journal to journal and country to country. Some journals waive for some countries, like some Elsevier journals, some Hindawi journals. They have special waiver for Bangladesh, for Thailand. If authors are from those countries, they can get full waiver. But some authors like me, I am from Pakistan and from Indonesia. Also, I publish many papers. They have no single waiver, single person waiver for this type of countries. But yes, if you have funding for the publication, then there is no problem. यस, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक हैं। अशोक कह रहे हैं कि रिसर्च प्रपोजल्स कैन बी डन बाय यूजिंग चैट जीपीटी बाय एनालाइजिंग द रेफरेंसेस फ्रॉम गूगल स्कॉलर, आफ्टर दैट paraphrasing it works, or its combination of both research paper and chat gpt, kindly guide, thank you. Research proposal and synopsis are not the big things are the thesis and the articles are the more critical things. There should not be used AI, because when we submit our paper we mention there that we ensure that we are not using AI tools. All work has done by ourselves and paper writing done by ourselves, not by using AI tool. And some journal ask for the declaration of this. For synopsis and for proposal doesn't matter. अशोक, मैंने जैसे पहले भी कहा है कि आप एआई से हेल्प ले सकते हैं, बट टोटली उस पर डिपेंड नहीं करना। अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ हमारी बैठक की, ये एक ब्यूटी है कि इसमें कॉलर भी आते हैं। जी औरंगजेब, क्या क्वेश्चन है आपका? Thank you very much, sir, for having me. First of all, thank you, sir, डॉक्टर नज़ीर। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जिस तरह से सेशन अरेंज किया है, वेरी वेरी थैंकफुल। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपने जो जो टर्मिनोलॉजीज एक्सप्लेन किए ना, फॉर एग्जांपल SPSS आपने बताया, आपने बिब्लियोग्राफी बताया, प्रेफरेंसेस बताया, मेंडले बताया, एक सेशन अरेंज करें जिसमें से आप हमें ये यूज़ करना भी बताएं, ताकि हम खुद घर बैठे अपने रिव्यू आर्टिकल्स एटलीस्ट लिख सकें। असल में मैं तो चाहता हूँ कि सेशन ये वीकली हो या मंथली हो, ताकि जो काम है ना, एटलीस्ट जो हमारी जो स्ट्रगल है, जो हमने मेहनत की है, वो कोने कोने तक पहुँच जाए। लेकिन मुझे नहीं पता कि आज मतलब आगे क्या होगा, आगे ऑर्गेनाइज सेशन मेरे लिए होगा या नहीं होगा, ये तो हम भाई कर सकते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि बिगिनिंग ज़ीरो से लेकर जो उसकी फाइनल जो है, जिस तरह है Q1 लेवल तक लेकर जाना, Q1 जनरल तक जाना बड़ी बात है। मैं जब इंडोनेशिया में गया था मेरे पास कोई पेपर नहीं था एज अ फर्स्ट ऑथर, और जब मैं इंडोनेशिया से वापस आया हूँ मेरे पास 5 पेपर थे, और टोटल जो मैंने लिखे थे वो थे टोटल 9 पेपर इंडोनेशिया में विद इन 3 ईयर्स। तो मैं चाहता हूँ कि जो मैंने सीखा है वो मैं आगे ट्रांसफ़र करूँ। बाकी आपकी बड़ी अच्छी सजेशन है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उसको। आप कोई अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लें जिससे हम आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकें।
एक्चुअली प्लेटफॉर्म जो होते हैं ना, जिस तरह मैं अगर अकेला करूं मुझे टाइम लगेगा। जो प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ पर ये फ़ायदा होता है कि वो ऑलरेडी उनके काफ़ी व्यूवरशिप होती है, वहाँ पर कह लें कि नॉलेज डिलीवर करना आसान होता है। और औरंगज़ेब, आपको सर के तमाम सेशन जो हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, ठीक है? और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल का लिंक भी सेंड कर दूंगा, और आज का सेशन कल इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। और सेकंड चीज़ जो नज़ीर कह रहे हैं, नज़ीर आपका हर जुम्मे को सेशन रखा करना है, ठीक है? जुम्मे की स्लॉट जो है वो आपको है पाकिस्तान के 6 से 7 बजे तक, ठीक है? तो इसमें आप आके जो भी बच्चे कहेंगे इनको सिखा दिया करें। और औरंगज़ेब, हमारे वीडियो सेक्शन में काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी काफ़ी कुछ पड़ा है, मैं आपको लिंक सेंड करूँगा। आप रोज़ाना हमारे जो सेशंस हैं, बैठक्स हैं, उनको ज्वाइन किया करें तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक है? लेकिन आमिर आमिर भाई, असल में मसला ये है कि मैं आई ऑलरेडी टोल्ड यू आई प्रेफर in English. So this is another thing really. Although I am इंग्लिश Pakistani, I belong to a village. I love to speak Punjabi, but for Urdu is a साइंटिफिक problem लैंग्वेज, for me. बिल्कुल साइंटिफिक लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, तो हमें हमें बिल्कुल इंग्लिश में करना चाहिए, तो कर लेंगे नज़ीर इंशाल्लाह इस पे ना, डोंट वरी, इंग्लिश में कर लिया करेंगे। तो इंशाल्लाह हम जो है बच्चों को सिखा देंगे जो जो इनको चाहिए है, तमाम चीज़ें जो है हम इनको सिखाया करेंगे। अच्छा औरंगज़ेब, मैं ये लिंक जो है ये पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? मैं ये लिंक पेस्ट कर रहा हूँ, आप ना उमैर ये लिंक पेस्ट कर दिया है, तो इंशाल्लाह यहाँ पे आपको तमाम लेक्चर्स मिलेंगे, और हम बड़े बड़े रिसर्चर्स के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। हर रोज़ तो नहीं बट हफ्ते में 3-4 दिन हम बैठा करेंगे और तमाम जो चीज़ें हैं आपको सिखाएंगे। तो नज़ीर, एंड पे कोई बच्चों को आप वो टेक अवे मैसेज देंगे साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से? यही है कि आर्टिकल पढ़ें, कुछ समझ आती है या नहीं आती है। तो अगर लिखने का एक पॉइंट मैं भूल गया, असल में वो बताना चाहता था, अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सारा आर्टिकल पढ़ें हम, लिखने की बात आती है ना, वो कहते हैं कि यार इतने आर्टिकल सारे सारे हम कैसे पढ़ेंगे। असल में उनको ये नहीं पता कि जो सेक्शन लिख रहे हैं ना, सिर्फ उसी पे फोकस करें और उसी से रिलेटेड डाटा सर्च करें, आर्टिकल का वही पार्ट पढ़ें, बजाय इस चीज़ के कि वो टॉप से बॉटम तक जाएं। तो ये मेरी है उनको राय कि वो पढ़ने की आदत डालें पहले, तो उसके बाद लिखने की डालें, कुछ भी लिखें उसमें से जो अपनी अपने जहन से, अगर एक पैराग्राफ पढ़ लिया ना उसको, तो उसमें लिखें, अपनी अल्फाज वर्डिंग में लिख लें। तो ये उनकी एक तो राइटिंग स्किल बढ़ेगी। तो बाकी जो काम है वो असल में टीचर के बगैर मुमकिन नहीं है, उसमें वो सीनियर भी हो सकता है, प्रोफेसर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लॉक जो होता है ना उसकी की जो टीचर के पास ही होती है या सीनियर के पास होती है, वो वही ओपन कर सकते हैं उसको। बिल्कुल ठीक है। अच्छा औरंगज़ेब, थैंक्स की बात नहीं है, जब मैं चाइना गया था तो मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, और मैंने बहुत प्रॉब्लम्स फेस किए थे अपने डॉक्यूमेंट अटैच करवाने में और चाइना पहुंचने तक, और चाइना में हमें कुछ भी रिसर्च का पता नहीं था, तो इनिशियल डेज ये काफ़ी स्ट्रगल रही, और हमारे काफ़ी ना टीचर्स हम पे हंसते होते थे। तो तब मैंने कहा था कि बच्चों को स्कॉलरशिप्स के साथ साथ साइंस के हवाले से, रिसर्च के हवाले से भी गाइड करना है। तो इंशाल्लाह हम यहाँ पे आपको गाइड करेंगे, हर रोज़ बैठेंगे थोड़ा थोड़ा, एक एक घंटा। अच्छा, ये एक क्रिस हैं, ये घाना से हमें सुन रहे थे नज़ीर, और वो कह रहे हैं कि आप जो है लैंग्वेज की वजह से वो सुन नहीं पाते, बट क्रिस, टुडे सेशन वाज इन इंग्लिश एज वेल, so I hope you have enjoyed our session today. So thank आमिर you for भाई आमिर भाई, मैं इसीलिए इंग्लिश को प्रेफर करता हूँ कि ऑल कंट्रीज के लोग जो है ना, एटलीस्ट बैचलर और मास्टर तो हैं, पक्के हैं, इंग्लिश वो समझ जाते हैं, बेशक वो बोले ना भी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये एक हो, और मेरा कॉन्फिडेंस में भी इसी में ही है। नहीं, बिल्कुल हम भी अपने लैब में साइंटिफिक लैंग्वेज इंग्लिश है, तो इंग्लिश में बात करते हैं, हर चीज़ हम इंग्लिश में, कोई भी किसी की भी लोकल, इवन कि मैं अलाउ नहीं है मुझे कि मैं अपने मुल्क की लोकल लैंग्वेज बोल लूँ, क्योंकि उधर साइंस का इन्वायरमेंट होता है, तो हम सब इंग्लिश बोलते हैं। तो उम्मीद है कि हम जितने भी हमारे ऑडियंस हैं उनको भी हम स्लोली स्लोली शुक्र है इंग्लिश आप फी नहीं लेते।
और भाई हम अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा काम वॉलंटरीली करना है काम, ठीक है। हाँ, तो औरंगज़ेब इंशाल्लाह सर नज़ीर को हम हर जुम्मे को 1 घंटा तंग किया करेंगे। मैं भी लेक्चर्स डिलीवर करता हूँ हर रोज़। आमिर भाई, मेरी जो एक अभी जो वीकनेस है ना, वो है, एक तो मैं गांव में हूँ, ठीक है, ऑनेस्टली, और दूसरे नंबर पर यहाँ का मेरा, आप देख रहे हैं कि व्यू कैसा आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि ये मोर क्लियर हो। अभी अभी तो ये मुमकिन नहीं होगा, वो तभी होगा लाइव जब मैं कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन करूँगा, तो फिर उधर कोई सेशन होगा तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इंशाल्लाह हम तब ही कर लिया करेंगे। तो औरंगज़ेब इंशाल्लाह हम आपको सब कुछ सिखाएंगे, रिसर्च क्या होती है, साइंस क्या है, और तमाम तमाम रिसर्चर को बता दें कि अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे रहे तो इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि विदाउट एनी कॉस्ट यू विल बी एबल टू रीड, राइट एंड सबमिट एंड पब्लिश योर मैन्युस्क्रिप्ट इन इंशाल्लाह गुड जर्नल्स। इंशाल्लाह इंशाल्लाह क्योंकि मैं प्रैक्टिकल थिंग्स पे बिलीव करता हूँ, तो आपको यहाँ पे हम प्रॉपर लेक्चर्स प्रिपेयर करके, पीपीटी प्रिपेयर करके आपको डिलीवर किया करेंगे। तो नज़ीर बहुत बहुत शुक्रिया, खुश कोई रहें मसला नहीं आप। आमिर भाई, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया। तो नहीं, कोई बात इससे नहीं आप। हमारा कॉन्फिडेंस और ये जो है क्या होगा, स्किल भी बढ़ेगी, ये जो प्रेजेंटेशन स्किल है, क्योंकि मुझे ये इसकी ज़्यादा चाहिए एजुकेशन में ना। मैं अभी बहुत पीछे हूँ, स्पेशली हाँ प्रेजेंटेशन में। तो मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि एटलीस्ट मुझे 1 साल इसमें स्पेंड करना चाहिए, मेरी ये स्किल बढ़े और कॉन्फिडेंस बढ़े, क्योंकि आगे कोई पता नहीं है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए किधर किधर जाना पड़े। बिल्कुल ऐसा तो ही है। ये चीज़ें फिर मैटर करेंगी वहाँ पर। इंशाल्लाह। तो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, सुना, उनका भी शुक्रिया। और आई एम थैंकफुल टू क्रिस हु इज हाउ लिसनिंग मैनी अस। पार्टिसिपेंट टोटल? There are 10 participants now, but ओके, previously it was 20, 25. व्हेन आई So वाज प्रेजेंटिंग। yes, okay. So Ashok, I think you are from India. So I think you should not have any problem in understanding Urdu language. But Chris, thank you for listening us from Ghana. It's really an honor for us. You watch our sessions on daily basis. We will try our best to convert these sessions from Urdu to English language very soon. We will work on it. So I'm thankful to everybody who participated, and also thankful to Nazir for wonderful presentation. मोस्ट See you, वेलकम। yeah, see you tomorrow. Wish you best of luck. Allah Hafiz.